अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी, मारूफ कॉलम नवीस, तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब। वड़ाइच साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। निज़ामी साहब, सियासी बयानात का सिलसिला आज भी जारी रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनकी तर्जुमान ने भी बात की, काबीना के इजलास से मुतालिक भी बताया। इसके साथ साथ खुर्शीद शाह साहब, हमजा शहबाज, ये सिलसिले जारी रहे। लेकिन सबसे अहम, नवाज़ शरीफ साहब ने ज़मानत में तौसीक़ के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। इससे पहले आपने कहा था कि वो बग़र्ज़ इलाज लंदन जा सकते हैं। अब ये जो सारा सिलसिला है, पहले तो तिबी बुनियादों पे थी, अब वो मेरिट पे, उस मामले को भी साथ लेकर चल रहे हैं। अगले 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते नवाज़ शरीफ की स्टैंडिंग क्या होगी? सबसे पहले तो आपने कहा सियासी बयान कि वो भरमार है, तो सियासी निज़ाम में तो सियासी निज़ाम ही बयानात ही आते हैं। बल्कि बतौल बिलावल के वो लोग जिनको सियासी बयान नहीं देने चाहिए वो भी सियासी बयान दे रहे हैं। खैर ये तो मैंने मुहावरा था कि बयानबाजी का सिलसिला जारी है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। बिलावल भुट्टो की बात से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी। नवाज़ शरीफ साहब 3 हफ़्ते बाद 4 हफ़्ते बाद क्या स्टैंडिंग है? लेकिन मैंने तो बहुत पहले, मैं क्रेडिट नहीं लेता इस चीज़ का, लेकिन जब इस बात को ज़्यादा नहीं उठाया जा रहा था मीडिया में तो मैंने अर्ज़ किया था कि उनकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन लंदन है। और आज तो जो उन्होंने कहा कि इसके बड़े लफ्ज़ यूज़ किया उन्होंने कि इसके बड़े ख़राब कॉन्सिक्वेंस होंगे जी अगर उनको ज़मानत ना दी गई तो। वो मतलब ये है कि इस गर्मी के अंदर और इस बीमारी के अंदर कोट लखपत जेल तो बर्दाश्त करना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। किसी के लिए भी मुश्किल है, इनके लिए बहुत, वैसे भी नाजुक अंदाम है ये। सियासी तौर पर कितने ख़राब हो सकते हैं? दूसरी जानिब अगर आप देखें, मेरी समझ में तो ये भी आ रहा है, ये इशारा है कोई तहरीक, कोई कारकुनों का सियासी रिएक्शन। तौर पे तो वो हथियार डाल चुके हों, यानी या तक फॉर द टाइम बिंग तकिया कर चुके हों। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और वो अब कहते हैं वो कि भाई मेरा तो मतलब नज़र पहले इलाज है और ये अपनी अपील है, इनका फैसला, फिर सियासत देखी जाएगी। ठीक है, सियासत को सान भी हैसियत हासिल होगी। अब पहली तरजीह उनका अपना इलाज और अपना ख़ानदान, ये मामलात हैं। सुहेल वड़ाइच साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वड़ाइच साहब, नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है, तिबी बुनियादों पर बेल की एक्सटेंशन, और फिर इसके साथ साथ जो मेरिट पे उन्होंने अपने फ़ैसले को चैलेंज किया हुआ है, उसको लेकर भी इस्तदा उनकी है। सियासी तौर पे नवाज़ शरीफ साहब आपकी नज़र में अगले 4 हफ़्ते बाद 5 हफ़्ते बाद कहाँ होगी स्टैंडिंग उनकी? देखिए, इसमें मेरी 2 मुख्तलिफ सोचें हैं। पहली तो ज़ाती सोच है एक इंसान के तौर पर कि ज़ाहिर है जो भी मरीज़ है, बीमार है, तकलीफ़ में है, उसकी उस तकलीफ़ का मदावा होना चाहिए, चाहे यहाँ होता है चाहे लंदन में होता है। क्योंकि वो शुरू से ही लंदन में इलाज करवाते रहे हैं, तो ये बात समझ आती है कि अगर वो दोबारा इलाज कराना चाहते हैं, और गारंटी उनकी ये है कि पहले भी बाहर से जाके वो वापस आए थे और गिरफ़्तारी दी थी, तो इसलिए अगर उनको एक मुद्दत दे दी जाए तो मेरा ख़्याल है वो वापस आ जाएंगे। क्योंकि दूसरी तरफ स्टेक बहुत बड़ी है, वो अपनी सियासी मौत नहीं चाहेंगे ना वापस आकर। एक पहली बात। दूसरी बात है कि इसके सियासी कॉन्सिक्वेंसेस, तो मेरा ये ख़्याल है कि उनके ये जो बाहर जाने का फ़ैसला है, फ़ौरी तौर पर तो उनकी सियासत कमज़ोर होगी, इस पर मनफी असर पड़ेगा। लेकिन शायद जैसे निज़ामी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने फ़िलहाल जो तरजीह है वो अपनी बीमारी को और अपनी सेहत को देने का फ़ैसला किया है। और समझ भी ये आती है कि शायद अभी चूँकि इलेक्शन नहीं है, अभी कोई तहरीक का चांस नहीं है, अभी कोई सियासी बड़ी एक्टिविटी का चांस नहीं है, तो इसलिए वो इस वक्त को बाय करना चाहते हैं अपने इलाज के लिए और अपनी सेहत की बेहतरी के लिए। और शायद जब वक्त होगा तो उस वक्त वो फिर दोबारा सियासत में मुतहरक हो जाएंगे या कूद पड़ेंगे या उसका मौका तलाश करेंगे। सुहेल वड़ाइच साहब, ये जो आपने बात कही है ना, आपने और मैंने तो दोनों ने देखा हुआ है कि अब 1999 के बाद भी तो एक बहुत बड़ी मदर ऑफ ऑल डील्स करके वो गए थे। कुछ प्रॉपर्टी वगैरह भी दे गए थे, कुछ पैसे वैसे का भी लेन देन था मुशर्रफ के साथ। यानी एक 10 साल का वो एक, आप NRO कह लें या जो मर्ज़ी उसको नाम ले लें, और मदर ऑफ ऑल डील्स कह लें,
अब उसके बाद कोई ये तसव्वुर कर सकता था कि हमने देखा कि जब मुशर्रफ साहब ट्रायल कर रहे थे उनका, तो हथकड़ियों में APC पे उनको लाया जाता था कि शरीफ बरदरान सियासत में कभी वापस आएंगे, लेकिन उन्होंने कम बैक किया और वोट भी लिए। तो आप तो अभी भी देखते हैं कि इस तरह का कम बैक पॉसिबल है? देखिए जी, एक तो इसकी वजह यह है कम बैक की, पहले भी और आइंदा भी ये होगी कि कोई उनका अल्टरनेट अभी पंजाब में नहीं है। पहले भी यही हुआ कि उनका जो वोट बैंक है वो वहीं खड़ा रहा, और उस वोट बैंक के जो मफादात थे, ख़ासकर जो बिज़नेस मिडिल क्लास है, उसका कोई दावेदार पैदा नहीं हुआ, ना किसी ने तोड़ने की कोशिश की, और वो अभी तक उस ख़ास कैटेगरी में कोई भी सियासी जमात नहीं है। जो तहरीक इंसाफ ने डाका डाला है राइटिस्ट वोट बैंक पे, वो भी कारपोरेट मिडिल क्लास है या यंग ब्लड है। उनकी जो बिज़नेस मिडिल क्लास है वो अभी तक उनके साथ इंटैक्ट है, और मज़ीद अगर इनसे गलतियां हुई, तहरीक इंसाफ अब 600 अरब या 500 अरब के नए टैक्स लगा रही है, और ज़ाहिर है ये बिज़नेस मिडिल क्लास पे ही लगेंगे, तो इसके नतीजे में नून का वोट बैंक तो और मजबूत होगा। ये नून का वोट बैंक उस वक़्त तक रहेगा जब तक कि नून की कोई जगह नई सियासी जमात नहीं ले लेती, कोई नया मफाद क्रिएट नहीं हो जाता। जैसे कि पीपल्स पार्टी उस वक़्त तक कायम रही जब तक कि उसकी जगह लेने वाली तहरीक इंसाफ पंजाब में नहीं आई एक मुतबादल के तौर पर। तो चूँकि मुतबादल कोई नहीं पिछले कई सालों से, फिर उस ख़ास इंटरेस्ट का कोई लीडर नहीं है जो कि मियां नवाज़ शरीफ की शक्ल में या शहबाज शरीफ की शक्ल में मौजूद है, इसलिए मुझे तो अभी कोई शक नहीं है कि नून बरकरार रहेगी, और जब भी मियां नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ उसमें तहर्रुक पैदा करना चाहेंगे कर लेंगे जी। हाँ, अगर पार्टी की जगह कोई और ले लेता फिर मुश्किल होता। ठीक है। निज़ामी साहब, ज़रा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नहीं हैं, और पार्लियामेंट के अंदर वो किरदार नहीं है मुस्लिम लीग नून का, बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह फ्रंट फुट पे पीपल्स पार्टी है, तहरीक के मूड में भी नहीं है। अभी ये जो साइलेंट मूड है, आप तो कह चुके हैं कि मामलात तय हो गए हैं, डील हो चुकी है, लेकिन ये नहीं कहा कि हो चुकी है कि कुछ इन दी ऑफिंग दाल में काला ज़रूर। दाल में कुछ काला है, आपका ये कहना है। लेकिन ये जो आप दाल में काला भी कहते हैं ना, तो वो सारी दाल ही बाद में काली निकलती है। ये बता दें कि अगले 6 महीने तक मुस्लिम लीग नून का सियासत का मोड क्या होगा? इसी तरह बयान दे दिए जाएंगे, हफ्ते में 2-3 मेरे ख्याल से कर ली जाएंगी। PMLN जो है वो स्ट्रेटजी पे कारबंद है कि PTI जो है वो अपनी ही नाअहलियों के बोझ तले दबती जा रही है। ये उनका तजज़िया, मेरा नहीं है। ठीक है। और हालात ने ये साबित भी किया कि पिछले 9 माह में उन्होंने कोई ऐसी काबिल ज़िक्र किला नहीं फतह किया। ये मेरी राय है। सुहेल वड़ाइच साहब, आप बताइए आपकी क्या राय है इस बारे में कि आया PTI पंजाब में बिल्कुल आप जरूर कारकर्दगी दिखा सकी जो हमें उम्मीद थी? बिल्कुल नहीं है। बड़ी उन्होंने मायूस किया है। हालांकि उनके पास मैंडेट था, लोगों की तवक्कुआत थी, स्पेस मौजूद थी, अपोजिशन बड़ी कमज़ोर थी, तो वो चाहते तो वो अपना एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते थे। लेकिन ऐसे लगता है कि ना उनके पास कोई स्ट्रेटजी है, ना कोई प्लानिंग है, ना उनके पास कोई लीडरशिप है। पंजाब में तो टोटली फेल जा रहे हैं, कोई तासुर पैदा नहीं हो सका। लेकिन अगर आप ओवरऑल कारकर्दगी का जायज़ा लें सुहेल वड़ाइच साहब, तो ये 9 माह तो तकरीबन होने को हैं, क्या नज़र आता है आपको कि PTI जो है, कुछ लोग कहते हैं यार कि अभी 9 महीने हुए, इनको टाइम देना चाहिए यार। कुछ लोगों का ख्याल है, कहते जी ये इनका जो डाई कास्ट हो चुकी है और मामला ठुस है। मेरा तो ख्याल है कि टाइम देना चाहिए और इनको। बिल्कुल जी, टाइम इनके पास मैंडेट है, ये इनको टाइम देना चाहिए। मेरा ख्याल, ज़ाती ख्याल ये है और अंदाज़ा ये है कि ये दिसंबर तक इनके पास टाइम है कि अपनी ऑटो करेक्शन कर लें, और ये इनका जो मुश्किल वक्त है ये तो जून से शुरू हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि बजट इन्हें देना पड़ेगा, और बजट के अंदर जो प्रायोरिटीज़ हैं वो सेट करनी पड़ेंगी। अगर 600 अरब के ये
टैक्स लगाते हैं तो ये शॉपकीपर के ऊपर नज़ला गिरेगा। शॉपकीपर ज़ाहिर है प्रोटेस्ट करेंगे, उस पर रद्द अमल ज़ाहिर करेंगे, और जब रद्द अमल ज़ाहिर करेंगे तो मामलात हमारे यहाँ पंजाब में तो सिर्फ़ उस वक्त ही मामलात ख़राब होते हैं जब बाज़ार बंद हों। इसके अलावा तो अब कोई बड़ी तहरीक उस तरह से 77 जैसी चलने का इम्कान नहीं है जी। और जब बाज़ार बंद हो गए अगर, तो उसका नतीजा लाजमी तौर पर इन पे बहुत बुरा पड़ेगा, क्योंकि पहले ही मईशत ख़राब है। मेरा ख़्याल है कि इनकी जो डाउनफॉल है उसकी वजह मुआशी होगी, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे जो अस्करी अदारे हैं वो इनके साथ एक सफ़े पर हैं, लेकिन अगर मईशत ठीक ना हुई तो सबसे ज़्यादा असर भी उन पर पड़ेगा। तो इसलिए उनका और इनका फिर साथ जो है वो टूट जाएगा, क्योंकि उनकी तवक्को भी पूरी नहीं होगी मईशत के हवाले से। तो मुझे ये लगता है कि दिसंबर तक तो ये चलेंगे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सब इनसे मायूस होते जाएंगे। हाँ, अलबत्ता कोई मईशत में कोई जादूगरी दिखा दें, कोई ये जो नए वज़ीर ख़ज़ाना साहब आए हैं ये कोई ऐसा कारनामा कर दें तो फिर हो सकता है कि ये हुकूमत जो है मज़ीद चलती रहे। वगरना अगर यही मुआशी पॉलिसियाँ रहीं, यही रफ्तार रही, यही तरीक़ेकार रहा, तो दिसंबर से ज़्यादा मेरा ख़्याल है बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा आम आदमी की कि वो इनको बर्दाश्त करे। सुहेल वड़ाई साहब, लगता है हुकूमत को थोड़ा सा अदराक है सूरत हाल का इमरान खान साहब को। मसलन आज काबीना ने तेल की कीमतों में यकम से इजाफा, यानी पेट्रोल डीज़ल मौखर कर दिया है, वक्ती तौर पे मौखर कर दिया। तो इसका मतलब है कि इनको एहसास है कि बाज़ार में इसका बैकलैश होगा। दूसरे ये है कि मिड स्ट्रीम ख्याल ये था कि वज़ीर ख़ज़ाना की शायद तब्दीली हो जाए, लेकिन ऐन जबकि वो IMF से मुज़ाकरात करके वापस आए, असद उमर की छुट्टी हो गई और उनकी जगह एक पीपल्स पार्टी के दौर में जो थे हफीज़ शेख साहब वो आ गए। तो इसका मकसद है कि इनको कोर्स करेक्शन तो करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको वो खान साहब कहते हैं कि मैं यू टर्न को समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज़ है यू टर्न लेना। तो कुछ ना कुछ तो मेरा ख्याल है कि कोर्स करेक्शन कर रहे हैं, लेकिन असल बात मेरे जहन में ये आ रही है जो आप कह रहे हैं कि दिसंबर में पटाखा बोल सकता है। तो ऑल्टरनेट क्या है, क्या होगा, क्या सिनारियो क्या है आप देखते हैं? देखिए, इस वक्त यही बड़ा मसला है कि अल्टरनेट एक दफ़ा तो ख़त्म कर दिए गए हैं। पीपल्स पार्टी और नून दोनों को इस हद तक पीछे ले जाया गया है और उनके ख़िलाफ़ इतने मुकदमात हैं कि फौरी तौर पर उनमें से तो कोई सामने आ नहीं सकता। तो फिर क्या अल्टरनेट है? टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट ज़ाहिर है नहीं, वो तजर्बे कई दफ़ा हो चुके हैं। मेरा ख़्याल है कि ये वही तजर्बा होगा जैसे शाहिद खाकान अब्बासी आए, जैसे मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली की जगह शौकत अज़ीज़ आए, कि विदन पार्लियामेंट ही तब्दीली आएगी, इसी पार्लियामेंट से बग़ैर इलेक्शन कराए नहीं। और मुझे ये लगता है कि अभी मुझे ये लगता है कि ये जो तब्दीली है इसमें भी वाहिद ख़तरा ये है कि इस वक्त मुल्क के अंदर अगर जो सबसे पॉपुलर आदमी है वो इमरान खान है। अगर इमरान खान को हटाते हैं और उनकी जगह पार्लियामेंट के अंदर से तब्दीली लाते हैं तो वो भी फौरी तौर पर उसका वो काबिल कबूल नहीं होगी, उसके अंदर भी ताकत नहीं होगी। तो मुझे ये लगता है कि ये किसी न किसी तरह इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी और उनकी शख्सियत है उसकी स्टैंप उसके ऊपर रखेंगे, बाकी टीम बदलते जाएंगे। जी, आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान की जगह को और वज़ीर आज़म आ जाएगा, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक काबिल कबूल शक्ल हो सकती है शाह महमूद कुरैशी। मैं ये समझता हूँ कि जो भी तब्दीली आएगी इमरान खान की मर्ज़ी से आएगी, चाहे इमरान खान को हटाना भी हो तो उनकी मर्ज़ी से हटाया जाएगा। तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ, फ़र्क तो ज़ाहिर है कभी भी नहीं पड़ा। ये जितनी भी तब्दीलियाँ आई हैं इनसे फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन निज़ामी साहब होता यह है कि जब कोई तब्दीली आती है चाहे वो कॉस्मेटिक ही हो, उससे लोगों को नई उम्मीदें बन जाती हैं और पुरानी तकलीफ़ें भूल जाती हैं। तो दुनिया भर में यही तरीका है कि तब्दीलियाँ इसलिए की जाती हैं कि पुरानी तकलीफ़ें भूलें और नई उम्मीदें लगा लें। तो ये नई उम्मीद एक लग जाएगी, जैसे इमरान खान के आने से नई उम्मीद लगी थी कि तब्दीली आ गई है
और जनाब अब सब कुछ बदल जाएगा। बदला तो कुछ नहीं। ठीक है वड़ाई साहब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो ज़रा निज़ामी साहब इस पे भी बात करेंगे। इमरान खान साहब की जो शख्सियत है, जो तासर उनका बनाया गया या जो तासर उनका सामने आया, वो एक निजात दहिंदा का था। अब इमरान खान का मुतबादिल उसका क्या तासर होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और पंजाब की सियासत पे भी बात करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। वड़ाई साहब, कुछ पंजाब की सियासत का तज़किरा आपने किया था ब्रेक से पहले। पीटीआई के जो अंदर के मामलात हैं, अगर हम वज़ीर आला पंजाब को देखें, फिर चौधरी सरवर साहब, फिर जहांगीर तरीन साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, ये जमात के अंदर की सियासत और पार्टी की कारकर्दगी पे कितनी असरअंदाज हो रही है? की सियासत भी, चौधरी बरादरान की सियासत भी, ये हुकूमती कारकर्दगी पे कितना बड़ा असर है? देखें हाच पाच है, यहाँ पे कई मरकज़ हैं ताकत के, और जो ताकत का सबसे बड़ा मरकज़ यानी वज़ीर आला होना चाहिए वो कमज़ोर हैं। तो इसलिए कोई पुरअसर हुकूमत नहीं है, कोई गवर्नेंस नहीं है, और यूँ लगता है कि फ़िलहाल सबका फ़ायदा इसमें है कि किसी कमज़ोर हुकूमत को चलाया जाए ताकि सबका ज़ोर चलता रहे। लेकिन अल्टीमेटली इसका नुकसान पीटीआई को होगा, क्योंकि अगर आपकी गवर्नेंस ठीक ना हो, उससे आपकी गिरफ्त ठीक ना हो सूबे पर, तो उसका नुकसान पार्टी को होता है। जो इंडिविजुअल्स हैं, चाहे चौधरी बरादरान है, चाहे बुज़दार साहब हैं, चाहे गवर्नर साहब हैं, या कोई और भी लोग हैं, तो सबको फ़ायदा है कि कमज़ोर सेटअप रहे। लेकिन इमरान खान का फ़ायदा ये है कि अगर यहाँ पर एक मुअस्सर कोई वज़ीर आला हो जो उनकी पॉलिसियाँ जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करे और ये तासुर ख़त्म करे कि यहाँ बहुत सुस्त रवि है, यहाँ पे काम नहीं हो रहे, या उनकी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। देखिए ओवरऑल जो 9 माह में तासुर मिला है, वो तासुर ये है कि इमरान खान की जो टीम है वो तो इंतहाई नाकाम है। लेकिन अभी भी इमरान खान की शख्सियत का सहर और उनसे वाबस्ता ईमानदारी का तासुर जो है वो अभी तक कायम है। और लेकिन अगर जैसे कि मैंने अर्ज़ किया है कि मेरा अंदाज़ा है कि अगर इसके अंदर ऑटो करेक्शन ना हुई और तब्दीलियां ना आईं तो फिर ये तासुर भी आहिस्ता आहिस्ता धुंधला जाता है, क्योंकि एक शख्स जो है सिर्फ उसके इमेज के ऊपर पूरे हुकूमतें चलाना बड़ा मुश्किल होता है। आपको एक पूरी टीम की ज़रूरत होती है, और वो टीम अभी तक हमें बनती हुई नज़र नहीं आती। लेकिन देखें ना सुहेल वड़ाई साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि चौधरी बरादरान को ये सूट करता है कि बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर रहें, और बल्कि मेरी तो इतला यह है कि उन्होंने कहा कि अगर इसको बदलने की कोशिश की गई सेटअप को, तो उनकी सपोर्ट को फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। क्योंकि आपने जैसे कहा कि कमज़ोर सेंटर ऑफ पावर हो, तो उनका भी एक मामलात जो हैं, उनके काम वाम सारे चल रहे हैं। आज ही उनको खुशखबरी मिली है कि 19 साल बाद नैब ने उनके ऊपर केसेस क्लोज़ कर दिए हैं, इंक्वायरी बंद कर दी है। दूसरी तरफ हैं सरवर साहब, वो अपना लुच तल रहे थे, लेकिन उनको तो लगता है कि इमरान खान साहब ने स्नप कर दिया और उनको कहा कि अगर काम करना है तो इसी तनख्वाह पे काम करें। लेकिन एक नया फैक्टर जो है वो सामने आ रहा है। अब कल दोपहर को जो हमारे नए वज़ीर इत्तलाआत हैं शमशान बुखारी साहब और जहांगीर तरीन साहब का एक मुश्तरका कोई लंच है मीडिया के लिए। अब उससे मुझे तो ये तासर मिलता है कि जहांगीर तरीन पहले तो एक फेज़ में था कि वो बिल्कुल पॉलिटिक्स खैराबाद करके चले गए जब उनको डिस्क्वालीफाई किया। उसके बाद वो बिहाइंड द सीन्स ऑपरेटिव खान साहब ने उनको वापस बुलाया लंदन से, कहा कि जी मेरे और आपके तल्लुकात में सियासी और आपके रोल में समझ लें कि आपको वैसी है जैसे कि डिस्क्वालीफिकेशन से पहले था। और उसकी अगली शक्ल आपको उस वक्त नज़र आई जब असद उमर साहब की फरागत में उनका एक कलीदी रोल था। और अब लग रहा है कि पंजाब में भी अब वो बजाय अपोलोजेटिक तरीके से बिहाइंड द सीन्स के अब वो फ्रंट फुट पे खेलेंगे।
तो इससे कुछ और बेहतरी होगी या कॉम्प्लिकेशन आएगी। बल्कि मेरा तो अपना ख्याल ये है कि आपने कहा ना कि कमज़ोर सेंटर ऑफ पावर, आपको याद है, आप तो माशाल्लाह किताबें भी लिखी हैं आपने, यहाँ बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ पावर था जब भुट्टो साहब की हुकूमत थी और यहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वो गुलाम मुस्तफ़ा खान। फिर भुट्टो साहब ने उकता गए स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ पावर से, फिर वो हनीफ रामे को लेके आए और फिर बिल आखिर सादिक कुरैशी जैसे कमज़ोर आदमी को लेके आए। तो ये भी तो खान साहब की जो अपनी एक मिलान तबाह ना कि सेंटर से वो केपी की हुकूमत भी चलाएँ और पंजाब की हुकूमत भी चलाएँ। ये दुरुस्त है आपकी बात कि मिलाने तबाह उनका ये लगता है, लेकिन हमने देखा कि भुट्टो साहब का ये तजर्बा भी अच्छा साबित नहीं हुआ, नाकाम हुआ। क्योंकि सादिक कुरैशी साहब बिल्कुल नाकाम हुआ। और इसी तरह हम पंजाब में भी जब देखते हैं कि कमज़ोर होगा यहाँ के सूबाई नज़्म नसक, तो वो भी नाकाम होगा। वाई साहब का आपने देखा कि रातों रात हुकूमत बदल गई थी, यही तरीका उन्होंने भी किया था कि ऊपर से चलाते थे और वाई साहब सामने थे, लेकिन वो भी नाकाम हुआ। लेकिन क्या तरीक़े इंसाफ के पास ऐसे अशख़ास नहीं हैं कि जो यहाँ पर लाहौर में बैठकर, पंजाब में बैठकर बुज़दार से बेहतर गवर्नेंस कर सकें? हैं, मैं अभी भी इनसे ये मायूस नहीं हूँ कि इनके पास टीम नहीं है। टीम की जो सही जगह पे उनको पोस्ट करना है, वो उसमें कमी पाई जाती है। और यूँ लगता है कि जैसे एक हजूम है और उस हजूम में जो ज़िम्मेदारियाँ तकसीम करना है उसमें गलती हो रही है। हमने ये सुना था सब पहले से कि ये जो 1000 रुपया 1000 अरब कॉरपोरेशंस पर ख़र्च होता है, ये तो फ़ौरन रोक देंगे। अब आप देखें 9 महीने हो गए हैं और उन कॉरपोरेशंस के बारे में कोई फ़ैसला नहीं हुआ, उसी तरह चल रही हैं जैसे पहले चल रही थी। तो इसी अब पंजाब आप देख लें कि क्या अब तक कोई तब्दीली आई है? कुछ भी नहीं हुआ। तो इन्हें चाहिए था कि चंद बुनियादी तब्दीलियां तो करते। हम देखते हैं कि हर हुकूमत जब आती है तो एक अपना तासुर देती है जी, इसने तासुर भी नहीं दिया, तो इसके जो वोटर हैं वो फिर मायूस हो जाएंगे। ठीक, नहीं, वो इम्पैक्ट कोई नहीं ना। और फिर ये देखिए मसलन शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े ऊपर रबीत थे और एम्बिशियस हैं कि वो पंजाब का चीफ मिनिस्टर हैं। वो हार गए इलेक्शन और वो जहांगीर तरीन को ब्लेम करते हैं कि जी मेरे बंदे को हरवा दिया, और वो बड़े मुतमिन नहीं है फॉरेन मिनिस्टर को के तौर पे। तो एक ये भी तो बहुत बड़ा मसला है कि पीटीआई के अंदर, जिसका पहले भी जिक्र हुआ है, इन फाइटिंग कई ग्रुप हैं, ग्रुप बंदियाँ हैं जिनका बरमला अजहार भी कर दिया जाता है। अब मसलन शाह महमूद कुरैशी साहब को बड़ा एतराज़ था कि जहांगीर तरीन साहब क्यों मीटिंग्स देते हैं या मीटिंग में बैठते हैं या कबीना की मीटिंग में गए। इमरान खान ने उनको पब्लिकली स्नप कर दिया। तो ये इससे और जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं वो मुतासर हो रहे हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त कहते हैं। सच्ची बात यह है कि लीडर को ये तो सूट करता है कि उसके नीचे 2 ग्रुप रहें, इख्तलाफ राय रहे, लेकिन अच्छा लीडर वो होता है कि वो ये ग्रुप बंदी बेशक रहने दे, लेकिन इन ग्रुपों को अपने मफाद में इस्तेमाल करे। अभी तक ये है कि इमरान खान ग्रुप बंदी की हद तक तो बिल्कुल उसी तरह कर रहे हैं जिस तरह नवाज़ शरीफ करते हैं या जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो करती थी कि दोनों ग्रुपों को साथ लेके चलती थी। तो इमरान खान भी दोनों ग्रुपों को साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन जो उनका बेहतर इस्तेमाल है इन ग्रुपों का जी, वो करने से कासर है। मेरा ख्याल है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को इन्होंने वजारत ख़ारजा दी है जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ना शाह महमूद कुरैशी साहब खुश हैं और ना इमरान खान साहब खुश हैं। जहांगीर तरीन साहब जो कि कुछ डिलीवर कर सकते थे और पहले भी पार्टी चला रहे थे, वो नाअहल हो गए और उनका रोल आहिस्ता आहिस्ता पहले ख़त्म हो गया, अब बढ़ा रहे हैं। लेकिन नाअहली की सूरत में उनका रोल ज़ाहिर है पस पर्दा ही हो सकता है। वो कोई ऐसा रोल अदा नहीं कर सकते कि लेट से कि यहाँ पंजाब का वजारत आला चलाएँ या जो है वजारत उज़्मा चलाएँ।
वो ज़्यादा से ज़्यादा मशवरे दे सकते हैं, ब्रीफिंग दे सकते हैं, बंदे सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 100% उनकी भी नहीं मानी जाती। जी, शाह महमूद कुरैशी पंजाब के वज़ीर आला बनाए जाते तो मेहनत करते, तो वो मेहनत करते, कोई डिलीवर करते, लेकिन फिर ख़तरा ये था कि वो कल को वज़ारत उज़्मा के भी उम्मीदवार होंगे, कल इमरान को भी चैलेंज करेंगे, इसलिए उन्हें वज़ीर आला बनाने का रिस्क भी नहीं लिया जा रहा। तो आपको तो पता है, वही बात है कि टीम ये चस लग जाती है ना एक दफ़ा। उनको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक दफ़ा तो नॉमिनेट कर दिया था ना कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी का वज़ीर वज़ारत उज़्मा के लिए, वज़ारत उज़्मा के लिए, तो वो अपने आप को समझते हैं कि ही इज़ मेड फॉर बेटर थिंग्स। तो अच्छा। इसमें तो कोई अर्ज नहीं कि एम्बिशन तो होता ही है, लेकिन इस वक्त वो ये कोई नई बात नहीं है। मुझे याद है कि पीपल्स पार्टी के दौर में एक तरफ कौसर न्याजी मुस्तफा खार ग्रुप था, तो दूसरी तरफ शेख रशीद ग्रुप था, लेकिन भुट्टो साहब में एबिलिटी थी कि वो डिवाइड एंड रूल करने के बावजूद उन लोगों को साथ लेके भी चल सकते थे, जो अभी खान साहब में मुझे नज़र नहीं आ रही। ये बिल्कुल सही है, मैंने यही अर्ज़ किया ना कि भाई अब ग्रुपिंग बेशक हो, लेकिन उनका बेस्ट यूज़ तो करें ना, उन दोनों ग्रुपों का एक बैलेंस रखें और उनका इस्तेमाल करें। उन्होंने देखें शेख भुट्टो साहब जो थे वो शेख रशीद को सीनियर वाइस चेयरमैन बनाया हुआ था और पंजाब जो है वो दूसरे ग्रुप को दिया हुआ था, और दोनों बैठ के कैबिनेट में एक दूसरे पर तनकीद करते थे, भुट्टो साहब की तारीफ़ करते थे, तो इससे वो भुट्टो साहब को फ़ायदा होता था। तो और आप देखें कि आखिर वक्त तक उन्होंने इन दोनों ग्रुपों को चलाया। तो इमरान खान साहब को भी इस स्ट्रेटजी से सबक लेना चाहिए कि वो दोनों ग्रुपों को साथ रखें, अपने परों के नीचे रखें, लेकिन उनका अपने हक में इस्तेमाल भी करें। हो रहा ये है कि इनकी लड़ाई से इमरान खान को नुकसान हो रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का हमारे साथ मौजूद थे। सर बड़ी सेर असल गुफ्तगू रही है आपसे। और एक ब्रेक, जामी साहब, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शहबाज शरीफ साहब के आपने लंदन का जिक्र किया। हैट तो वो यहाँ भी पहना करते हैं, लेकिन अब की बार जो लंदन में उन्होंने हैट पहना है ये कोई तिलिस्माती टोपी लगती है, क्योंकि उनके चेहरे से एक सुकून है यहाँ है। ब्रेक के बाद इससे मुतालिक भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, बिलावल से मुतालिक भी आपने बात की, नून लीग की फ़ालियत वो नज़र नहीं आ रही, बारहा हम अपने प्रोग्राम में भी कह चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब का एक पहलू उनकी शख्सियत, उनका आउटफिट, उनका ग्लैमर भी है, और अब की बार लंदन में उनकी वीडियोज़ भी आ रही हैं। ये जो सुकून और इत्मीनान उनके चेहरे पर अब नज़र आ रहा है, शॉपिंग भी हो रही है, बैठे भी हैं, गाने भी सुन रहे हैं, ये सब किस बात का ये इत्मीनान है? ये तिलिस्माती हैट है अब की बार कोई? नहीं, कि तिलिस्माती हैट तो ये है कि आपने देखा होगा कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं। उनकी सियासत ही इस्टेब्लिशमेंट की है। चौधरी निसार जो उनके यार गार हैं, उनकी भी सियासत देती है। तो उनको पता है कि टाइम है, घूम फिर आऊँ मैं, ठीक है। लंदन दोनों भाइयों की बड़ी ही कमज़ोरी, पार्लियामेंट में उनकी कमी, और ये इनकी देखे ना मियां नवाज शरीफ की अनडूइंग, ये लंदन के जो फ्लैटें बनी, तो पहले तो एक था, फिर दो था, फिर तीन थे, फिर चार, वो इकट्ठे लाइन में ले लिए गए, और फिर उनके लिए जो पापड़ बेलने पड़े आपको मालूम ही है। अच्छा, अभी आप ये कह रहे हैं कि आपने ये तो कह दिया नवाज शरीफ को लेके कि सियासत उनकी सेकंड तरजीह है, दूसरी तरजीह है इस वक्त सेहत, वो क्या कहते हैं उसको कि इस वक्त स्ट्रेटेजिक विड्रॉल है। ठीक है, जैसे सुहेल वड़ाइच साहब ने कहा, पहले भी तो इससे भी ऐसे ही चलता रहा। शहबाज शरीफ साहब की पहली तरजीह क्या? लेकिन एक बात यह है कि ये कोई अवाम ने हमेशा के लिए तो चेक नहीं लिख के दिया हुआ। अगर इनकी सेहत बवजूद ख़राब है, और इतनी ख़राब है कि जान के डाले नाउज़ुबिल्लाह पड़े हुए हैं, तो फिर तो उनको खुद ही खैराबाद कह के अपनी बेटी को आगे लाना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब को आगे लाना चाहिए। रिटायरमेंट का बाज़ाब्ता ऐलान कर दें नवाज शरीफ साहब। वैसे सियासतदान रिटायर होता नहीं है जब तक, नहीं, पाकिस्तान में नहीं होता, या भारत सगीर में नहीं होता, भारत में नहीं होता, बांग्लादेश में नहीं होता होगा, लेकिन दुनिया भर में होते हैं। दुनिया भर में होता है। बाराक ओबामा की क्या उम्र है? ये बहुत छोटे हैं, 60 के करीब होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। 60 भी नहीं,
60 भी नहीं है। या 60 हो के चले कि क्या आया वो दोबारा प्राइम प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं। अपना टेन्योर मुकम्मल किया, साइड पे हो गए। जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है, छोटे बुश मियाँ जो है, वो भी जो नौजवान आदमी, एक दफ़ा गए तो आप यहाँ तो आप देखें ना, सियासतदान जो है मसलन ज़फ़रुल्लाह जमाली फिर आ जाते हैं जनाब इधर उधर से इंट्रीग करके। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शुजात साहब सेहत जो है वो काफ़ी उनको जवाब देगी, लेकिन वो पूरी तरह फ़ाल है सियासत में, अभी भी करता धरता है। जी जी। अच्छा, निज़ामी साहब, चौधरी साहब का आपने तस्करा कर दिया। 19 साल के बाद नैब ने एक इंक्वायरी उन पे आज बंद कर दी, अदालत ने फैसला भी दे दिया। नैब ने खुद ही दरख्वास्त की कि नाकाबिले मतलब कम शवाहिद हैं हमारे पास, ऐसे सबूत नहीं है कि मज़ीद इस इंक्वायरी को जारी रखा जा सके। ये 19 साल इस दौरान चौधरी शुजात साहब वज़ीर आज़म भी रहे। आपको आपने पूछा, एक दफ़ा मैं चौधरी साहब के पास, अक्सर बड़े मेहरबान हैं आजकल लंदन में, तो मुझसे बड़ी वो शिफकत करते हैं, तो मैं गया तो उन्होंने मेरे आगे एक फॉर्म रख दिया कि नहीं, ये नैब वालों ने फॉर्म भेजा कि आप बताइए कि 1982 से लेके आप कितनी दफ़ा बाहर गए, कहाँ ठहरे, कितना खर्चा किया, कि ना कोई उमरली पॉसिबल है। ये जो नैब के जो क्या कहते हैं सवालनामे और रोज़नामे और ये और वो, ये नैब तो एक गौरव धंधा है। देखिए ना, ये अगर 19 साल उनको घूमते फिराते रहे, अब उनको पता लगा कि शवाहिद नहीं है, ना काफ़ी सबूत है। अब देखिए ना, शहबाज शरीफ साहब का मामला जो है जी, जो कोर्ट के रिमार्क्स थे उनको बेल देते वक्त आशियाना हाउसिंग स्कीम में, और वो जो क्या है वो रमज़ान शुगर मिल की दीवार जो बना दी, नाला बनाया जो, उसके बारे में मकसद है कि गिरफ्त बड़ी ही कमज़ोर है। अभी वो जो जिस ब्रिगेडियर साहब ने खुदकुशी की है, उनका ख़त मंजर आम पर आया। जी जी, उन्होंने ये बताया कि अक्सर सवाल गैर मुतल्लका और ऐसे लोग इंक्वायरी करते हैं जो कि कॉम्पिटेंट ही नहीं है उन वाइट कॉलर क्राइम में। ये तो बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और ये जो रिमार्क्स आप कह रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम में वैसे तो उन्होंने कहा था, फ़ारूक नसीम साहब वज़ीर कानून है, अब वो बात आगे भी चल रही है जी जी, इसमें कुछ इस मामले में कुछ सीधा किया जाए। आजकल को तरमीम हो रही है। वैसे आपको लगता है कि ये नैब को मौजूदा हुकूमत और जिस तरीके से इमरान खान साहब चल रहे हैं, ये रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करेंगे, री इंजीनियर करेंगे, या फिर आखिरी एक आध साल में इससे मुताल्लिक कोई बातचीत हो जाएगी? किसी हद तक करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं किया जाएगा। नैब तो कहना इस वक्त तो एक बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रही है उनके लिए। बिल्कुल ठीक है। निज़ामी साहब, मोमेंट डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। शहबाज गिल साहब, तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, एक और दरख्वास्त दायर की गई है साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से, और कहा गया है कि उनकी ज़मानत में तोसी बहुत ज़रूरी है, वरना कुछ मुश्किल हालात सामने आ सकते हैं। आपको क्या लगता है, ये दरख्वास्त जो दी गई है, और दूसरा नवाज़ शरीफ साहब के लंदन जाने की बातें भी हैं, इससे मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा हुकूमत क्या सोच रही है? जी देखिए, जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की बात है, तो आपको पता है कि हमने पहले हमेशा ये स्टांस लिया कि पहली बात तो ये कि अल्लाह मियां हर बीमार शख्स को जो है वो सेहतयाबी दे, और उसके साथ साथ पहले दिन से हमारा ये हमने एक ऑफर किया, आपको याद होगा कि हमने लिख के भी ये भेजा, एक लेटर भी लिखा होम सेक्रेटरी साहब की तरफ से, जिसमें हमने ये बताया उन्हें कि आपने जो भी आपने इलाज करवाना है, किसी किस्म का भी कोई इलाज करवाना है, तो आप हमें बताइए। पूरे पाकिस्तान के जो हॉस्पिटल हैं वो आपके लिए मौजूद हैं, कहीं से भी इलाज करवाइए। इवन अगर आपने कोई डॉक्टर बुलवाना है बाहर से, अगर आपने डॉक्टर बुलवाना है आउट ऑफ कंट्री से, तो फिर भी हम मौजूद हैं आपको वो फैसिलिटी देने के लिए। तो ये सारी की सारी हमारी तरफ से तो पहले दिन है कि हम मौजूद हैं, उन्हें हर तरह की फैसिलिटी। लेकिन बाद में उन्होंने कोर्ट से रिलीफ दिया, वो ऑलमोस्ट वही रिलीफ था कोर्ट से भी जो उन्हें मिला। रोक लीजिएगा, ऑलमोस्ट उन्हें वही रिलीफ मिला कोर्ट से भी जो हमने उन्हें लेटर लेके भेजा था। लेकिन असल में आपको मुद्दा जो हम पहले दिन से आपको कह रहे थे वो तो आपके सामने आ गया कि वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। इलाज तो यहाँ पे होता है। जो प्रोफेसर साहब गए थे उन्होंने ये कहा कि
कि वो ये चैलेंज करते हैं कि पूरी दुनिया में कोई ऐसी फैसिलिटी हो, ये नवाज शरीफ साहब के सामने कही बात, जी। बल्कि उनसे कही जो PIC के हेड थे कि हम आपको चैलेंज करते हैं कि दुनिया में कोई ऐसी मशीनरी हो जो हमारे पास ना हो। तो ये वाला डॉक्टर साहब मुल्क से बाहर क्यों जाना चाहते हैं? बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि अगर वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं तो सियासी तौर पर उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हाँ, बल्कि गिल साहब ये बताइए कि अगर गए तो ये वन वे टिकट होगा या वापस आएंगे? सर ये तो आपको उनकी जमात से पूछना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं और वो जाने का पर्पज मेरे ख्याल में ये है कि जो सजा है वो डेफिनेटली जब मुल्क से बाहर चले जाएंगे तो वो सजा तो वो नहीं काटेंगे और उसी चीज से बचने के लिए वो मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं। अदरवाइज जो बीमारी है या जो इलाज है वो तो मैंने आपको कहा कि जो PIC के हेड है उन्होंने मेरी मौजूदगी में डायरेक्ट नवाज शरीफ साहब को ये कहा कि पाकिस्तान में कोई ऐसी मशीन दुनिया पूरी में मॉडर्न ऐसी कार्डियो से रिलेटेड नहीं है जो हमारे पास ना हो। शहबाज साहब ये बताइए कि आपके दोस्त जो हैं उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब बड़े ही मरंज आदमी हैं, बड़े शरीफाना तरीके से और नरम लहजे से वो अपने मामलात चलाते हैं और बाज़ लोगों ने उनकी स्पेस भी लेने की कोशिश की है और इमरान खान तो उनके साथ पूरी तरह खड़े हुए हैं। अब जहांगीर तरीन भी अब लाहौर आ रहे हैं, वो क्या मिशन क्या है? उनको मजबूत करना मिशन है या कुछ और है? देखिए, जिस दिन से सरदार उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला बने हैं, आपको ये पता है, आप तो माशाल्लाह बहुत सीनियर है, आपने देखा कि हर पहले दिन से ये अफवाहें कि वो आज बदल रहे हैं, वो कल बदल रहे हैं, वो आज चले जाएंगे, वो कल चले जाएंगे, लेकिन आपने देखा कि ना सिर्फ वो उन्होंने सस्टेन किया बल्कि उन्होंने अब डिलीवर करना भी शुरू किया, जो कि अब नजर आना शुरू हुआ। क्योंकि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है तो इसका ही आप चीजों को समझते हैं, आप डिलीवरी अगर कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उनके PC1 बनते हैं, उनकी प्लानिंग होती है PND में, फिर जाके वो अप्रूव होती है, चीजें अपनी शेप लेना शुरू करती हैं। तो बुनियादी तौर पर वक्त के साथ साथ चीजें जो है वो निखर के सामने आएंगी, लेकिन ये अफवाह साजियां बहुत है। हाँ, ये बात जरूर है कि खान साहब बिल्कुल पूरी तरह से उस्मान बुज़दार साहब के पीछे खड़े हैं और उन्होंने बड़े वाशगाफ अल्फाज में तमाम पार्टी लीडर्स को ये कहा हुआ है कि आप उस्मान बुज़दार साहब को ताकतवर करें, वही हमारे वज़ीर आला हैं और इंशाअल्लाह वही परफॉर्म करेंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज गिल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। निज़ामी साहब, इमरान साहब तो बुज़दार साहब के पीछे खड़े हैं, किला मजबूत है, लेकिन बहुत से लोग बुज़दार साहब के पीछे पड़े भी हैं ये भी एक हकीकत है खान साहब की जमात से। हाँ, लेकिन इस वक्त लगता है कि उनको अब लाइफ जो है वो मिल गया और ठीक कह रहे थे, इट्स टू अर्ली। और दूसरे जो है, मैंने आप पहले अर्ज किया था कि हटाना शायद इतना मुश्किल ना हो जी, किसी और को बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए, जो इस वक्त नंबर्स भी हैं इनके पास। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, अब ये मुबारक को मेमोन डैम जो है वो बनना शुरू हो रहा है जी, परसों जो है 2 तारीख को उसकी इफ्तिताई तकरीब भी है निज़ामी साहब, और सुना है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब भी इसमें शिरकत करेंगे। और क्या उन्होंने बनाया डैम? नहीं, वो आपको पता है उनकी एक कॉज थी पाकिस्तान में पानी के मसले को लेके, ये तो इसमें लेकिन एक कंट्रोवर्सी सामने आई थी, जो ठेका दिया गया था इसका जिस कंपनी को, डेस्कॉन रज़ाक दाऊद साहब की। हाँ, वो आपको मालूम है कि शहबाज शरीफ साहब सबसे पहले बोले थे कि तकनीकी बुनियादों पर दूसरी बोली मंसूब करना और वाहिद जो कंटेंडर है उनको ये दे देना चीनी कंपनी को इश्तराक दुरुस्त नहीं है। दरअसल मेरे नज़दीक तो ये है कि PC1 या जो भी होता है वो नहीं है असल बात। असल बात है कि मैं ये ज़ियाउल हक़ के दौर से चला आ रहा है कि सियासतदान कारोबार करें, मफाद का टकराव, और इमरान खान मेरा ख्याल था कि वो ऐसा नहीं करेंगे। और रज़ाक दाऊद साहब ख़ुद भी एक वज़ादार और बड़े शरीफुल नफ्स और रसूल पसंद आदमी हैं, लेकिन अब बेटे के नाम पे है या उनके नाम पे है, ये मेरा ख्याल है कि कोई दुरुस्त मफाद का टकराव तो यहाँ पे है। और पहले वो सनतकार हैं, फिर वो सियासतदान हैं। आप याद रखें, इनको हॉट करेगा बाद में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। निज़ामी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। आराम से इतना ही, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।